सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याख्यान 2 कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। विषय है हमारा पाठ 4 सांवले सपनों की याद। पृष्ठ संख्या 45 से 47, प्रश्नोत्तर चर्चा व्याख्यान 1। पिछले व्याख्यान में हमने सालिम अली के जीवन से संबंधित बातों के बारे में जाना था। जाबिर हुसैन ने उनके सांवले सपनों की यादों का वर्णन अपने इस पाठ में किया है और उसे डायरी शैली में लिखा है संस्मरण के रूप में। और इसके साथ ही हम प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे व्याख्यान 1 में दिए गए प्रश्नोत्तर की। कल हमने पढ़ा था जाबिर हुसैन का जीवन परिचय, सालिम अली एक पक्षी प्रेमी, सांवले सपनों की यादें, वृंदावन से जुड़ी हुई और सालिम अली का व्यक्तित्व। जाबिर हुसैन के जीवन परिचय की बात करें तो जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में बिहार में हुआ था। उन्होंने वहाँ पर स्नातकोत्तर यानी कि एमए की परीक्षा दी थी अंग्रेजी में, और उसके बाद उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू में अपना साहित्य, बहुत सारा साहित्य रचा। साथ ही उनकी बहुत सारी रचनाएं जो हिंदी में थी, जो उन्होंने हिंदी शब्दावली में प्रयोग की थी, डोला बीबी का मजार, वो आगे, ठीक है। और साथ में ही हम बात करें तो 1995 में उन्होंने विधान परिषद का सभापति भी चुना गया था। वे एक राजनीतिज्ञ के साथ एक श्रेष्ठ लेखक भी थे और बहुत सारे अच्छे व्यक्तित्वों की चर्चा उन्होंने डायरी लेखन में की है। अगर हम बात करें तो सालिम अली भी उसी एक व्यक्तित्व में आते हैं जिसकी चर्चा उन्होंने की है और उसे भी डायरी शैली में ही लिखा है। बात आती है सालिम अली एक पक्षी प्रेमी। देखो, सालिम अली पक्षी प्रेमी थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। उनका पूरा जीवन बदलने वाली एक पक्षी ही थी। वे लोगों को देख करके दुखी हो जाते थे क्योंकि जो लोग थे वो पक्षियों को पक्षियों की नज़र से न देख करके आदमी की नज़र से देखते थे। उनका मानना था कि अगर हम पहाड़ों, झरनों और प्रकृति के नज़ारों को अगर आदमी की नज़र से देख रहे हैं तो हम उस रोमांच का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं जो हमें उन्हें उनकी नज़र से देख करके कर सकते हैं। तीसरी बात करें सांवले सपनों की यादों, क्योंकि इस पाठ का नाम ही सांवले सपनों की याद है, जिसमें सालिम अली के सांवले सपनों की यादों का वर्णन है, लेकिन उससे पहले उसे वृंदावन से जोड़ा गया है। वृंदावन में कब श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ अनेक लीलाएं रची थी, रासलीला रची थी, शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब यमुना के तट पर जाकर के अपने मित्रों के साथ खेल खेले थे, कब निधुवन का माली आकर के लोगों को हिदायतें देता है, कब सुबह सुबह के समय की धूप और सूरज के उदय होने पर लोगों की भीड़ को जब कृष्ण के आने का अनुभव होता है, कब बांसुरी के बजने पर लोगों के कदम थम जाते हैं। इन सब की चर्चा बेशक होती रही है और होती रही होगी, क्योंकि जब भी हम वृंदावन में जाते हैं तो हम इस तरह के अनुभव करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें वहाँ हुई या नहीं हुई हमें नहीं पता, लेकिन लोगों से चर्चा में जान करके, लोगों की बातों को सुन करके हमें वो सारी यादें सांवले सपनों के समान प्रतीत होते हैं। यमुना का सांवला पानी उन सभी यादों को उजागर कर देता है। उसी तरह से सालिम अली के बारे में जो कुछ भी लेखक ने इसमें लिखा, उनके बारे में जो कुछ भी बताया, वो सब उनकी मृत्यु के बाद उत्पन्न हुए दुख और अवसाद के क्षणों में लिखा गया, जिसमें उनके सांवले सपनों की यादों का वर्णन लेखक ने इसमें किया। सालिम अली का व्यक्तित्व कैसा था? सालिम अली साधारण और कमज़ोर काया वाले व्यक्ति थे। लंबी यात्राओं की थकान ने उन्हें थका दिया था, ठीक है। अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते थे और यही कारण रहा कि 100 वर्ष की आयु के पहुंचने में कुछ ही दिन बाकी थे कि उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने अपना शिकार बनाया और वे मृत्यु को प्राप्त हुए। तो आइए आगे जानते हैं, सालिम अली के जीवन में जुड़े हुए लोगों का वर्णन करते हैं और सालिम अली कैसे एक पक्षी वैज्ञानिक और पक्षी प्रेमी बने, प्रकृति प्रेमी बने, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सालिम अली थे वो प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति और पक्षियों की खोज में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उनका जीवन किसी एक टापू की तरह न होकर अथाह समुद्र की भांति था, यानी उनकी जो खोज थी किसी एक पक्षी पर सीमित नहीं थी। तो पर्यावरण की चिंता करते थे, आसपास के वातावरण की जानकारी लेते रहते थे, लंबी यात्राओं पर जाते थे। तो जब उन्हें पता चला कि केरल की साइलेंट वैली को नुकसान पहुंचने वाला है, तो सालिम अली ने प्रधानमंत्री से भेंट की। किससे की? तो चर्चा करते हैं। देखिए, अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। देखो, अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में बहुत सारे अनुभवों के मालिक थे सालिम अली, यानी कि जीवन में उन्होंने इतनी यात्राएं की थी, इतनी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी, इतना अनुभव था उनके पास कि जब उन्हें पता चला कि केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से प्रभाव पड़ रहा है, उसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, जो बाहर से आने वाले पक्षी हैं उनकी चिंता होनी थी, क्योंकि माइग्रेट बर्ड्स होते हैं, उन वादियों में आ जाते हैं और वहाँ पर अपना जीवन बिताते हैं सर्दी के दिनों में। लेकिन अगर वही ठंडी हवाएं या गर्म हवाओं के झोंकों से अगर उस पर प्रभाव पड़ेगा तो आने वाले पक्षियों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा, और उसी को बचाने के लिए वे चौधरी चरण सिंह से मिले। चौधरी चरण सिंह उस समय के प्रधानमंत्री थे।
चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। देखो, खुद वह जमीन पर गांव से भूमि से संबंधित थे, इसलिए जानते थे कि बारिश की बूंद का मिट्टी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। उसकी सौंधी खुशबू का अनुभव वो कर सकते थे, और पर्यावरण से संभावित जो खतरों का चित्र उनके सामने सालिम अली के द्वारा खींचा गया, उसने उनकी आंखों को नम कर दिया। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? देखो, ना तो अब सालिम अली रहे, ना सालिम अली जैसा पक्षी विज्ञानी रहा जो पक्षियों की खोज करेगा, पक्षियों के बारे में चिंता करेगा, प्रकृति के बारे में चिंता करेगा, और ना ही सालिम अली जैसे व्यक्ति की, साधारण व्यक्ति की बात को सुनने वाले सालिम अली की जाके वो प्रधानमंत्री अर्थात चौधरी साहब भी नहीं है। तो अब इस दुनिया में बचा ही कौन है जो उस मिट्टी की बूंद पर पड़ने वाले पहली बूंद के असर को जानने वाले नेता के बारे में बात करेगा? कौन है जो उगी हुई फसलों के बारे में बचाएगा या उनके बारे में जानकारी देगा? कौन है जो भारत की नई नींव रखने का प्रयास करेगा? कोई नहीं बचा है। अर्थात सालिम अली जैसे पक्षी प्रेमी अब इस दुनिया में नहीं हैं जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर ठंड ज़्यादा पड़ने की वजह से आने वाले पक्षियों की चिंता करेगा, उन पक्षियों की वकालत करेगा, उन माइग्रेट्स, उन प्रवासी पक्षियों की चिंता करेगा। अर्थात अब इस दुनिया में कोई नहीं है। बात करें लॉरेंस का संस्मरण, तो लॉरेंस भी तो थे, वो पक्षी विज्ञानी थे। डीएच लॉरेंस की बात की जा रही है यहाँ पर। डीएच लॉरेंस सालिम अली दोनों में एक जैसी ही समानता थी, दोनों पक्षी प्रेमी थे, दोनों प्रकृति प्रेमी थे। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। मुझे याद आ गया कि डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। देखो, सालिम अली ने अपनी इस पुस्तक का नाम फॉल ऑफ स्पैरो इसलिए लिखा क्योंकि एक गिरी हुई गौरैया, यानी कि उनके एयरगन से घायल हुई गौरैया ने उनके जीवन की दिशा को बदला था। इसीलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम, क्योंकि उनके जीवन की आत्मकथा को बनाने वाली ही वो एक फॉल ऑफ स्पैरो थी। साथ ही अगर हम बात करें डीएच लॉरेंस की मृत्यु के बाद की, तो उनकी पत्नी से कहा गया कि वह अपने पति के बारे में बहुत कुछ बताएं जिसकी वजह से उनके बारे में कुछ लिखा जा सके। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ज़्यादा जानती है। था तो उसका कहना था कि मैं लॉरेंस के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास लॉरेंस के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। अर्थात क्योंकि मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया मेरे और लॉरेंस के बारे में मुझसे ज़्यादा जानती है, क्योंकि लॉरेंस भी पक्षी विज्ञानी थे, पक्षी प्रेमी थे। अपना सारा समय वो पक्षियों के साथ बिताया करते थे, प्रकृति की खोज में बिताया करते थे, और घर पर आने बैठने वाली, वो छत पर बैठने वाली गौरैया के साथ भी लॉरेंस अपने मन की बातों को बांटा करते थे, प्रकृति की बातों को बांटा करते थे, अपनी पत्नी की बातों को बांटा करते थे। इसलिए उसने कहा कि मुझसे भी ज़्यादा जानती है मेरे छत पर बैठने वाली वो गौरैया। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है कि लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए इतना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को जामा पहनाना। मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। देखो, उसने कहा कि वो सचमुच खुले दिल का आदमी था, यानी कि जो कुछ उसके मन में था वही उसके हृदय से बाहर भी था। वह साधारण जीवन जीने वाला सादा दिल व्यक्ति था। हो सकता है कि लॉरेंस मेरी रगों में समाया हो, मेरे हृदय में समाया हो, मेरी जीवन मेरी रग रग में समाया हो, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए उतना ही कठिन है उसके बारे में कुछ भी पहना, यानी कि उसके शब्दों, उसके बारे में, उसके अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना मेरे लिए संभव नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी छत पर बैठने वाली जो गौरैया है वो मेरे बारे में नहीं बल्कि हम दोनों के बारे में ही मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती हो, क्योंकि लॉरेंस मुझसे ज़्यादा उसके साथ अपने अनुभवों को बांटा करते थे। अब बात करें सालिम अली की प्रेरणा। सालिम अली के जीवन को बदलने वाली प्रेरणा जो थी वो एक पक्षी अर्थात एक गौरैया थी। तो उसी के बारे में चर्चा की गई है कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। देखो, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली क्यों थे? जटिल प्राणी वो होते हैं जो कोई महान कार्य करते हैं, अर्थात जिन जैसा कार्य कोई नहीं कर पाता। लेकिन सालिम अली के लिए ऐसा कहना, क्योंकि वो एक असाधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, अर्थात एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे, और उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया था कि उन्हें बहुत बड़ी महान उपाधि के रूप में दर्शाया जा सकता। लेकिन लोग जो थे जटिल प्राणी, यानी कि जो महान कार्य करने वाले लोग थे, वो इस बात से परेशान थे कि कुछ भी उसने ऐसा कार्य नहीं किया, साधारण व्यक्ति है, फिर भी उसको लोग क्यों जानते हैं, क्यों वो इतना प्रसिद्ध है। इसलिए वो सोच में ही पड़े रह गए कि आखिर वो ऐसा प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैसे बन गया, प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक क्यों बना, ऐसे क्या किया उसने जिसकी वजह से लोग उसे इतना जानते हैं।
बात करें अगर बचपन के दिनों की, तो लेखक की जो हमारे जाबिर हुसैन के मित्र हैं सालिम अली, उनकी एयर गन से एक नीले कंठ वाली गौरैया घायल होकर गिर गई थी। घायल पक्षी ने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया और उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। उस गौरैया ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया। उस घायल हुई गौरैया ने उनके मन को इतना द्रवित कर दिया कि उसके मन में उनके प्रति जो संवेदना उत्पन्न हुई, उस संवेदना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को ही बदल डाला और उन्हें एक पक्षी प्रेमी बना दिया। उस दिन से वे पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे। जहाँ वे पक्षियों को मारने के लिए निकले थे, कहाँ वो पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे। प्रकृति के रहस्य, देखो मैंने पहले कहा था कि उनके चारों तरफ प्रकृति की रहस्यमय दुनिया पसरी थी और वह प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए एक से एक ऊंचाइयां छूने लगे। जहां उन्हें जाना पड़ता था वो जाते थे। जिस जगह उन्हें प्रकृति के नज़ारे और सौंदर्य का अनुभव होता था वह वहां पहुंच जाते थे। इसीलिए उन्हें घुमक्कड़ी और यायावरी प्रवृत्ति वाला भी कहा गया है। मानो वे प्रकृति के ही प्रतिरूप बन गए, अर्थात नैसर्गिक रूप बन गए थे लॉरेंस का। लॉरेंस और उनका जीवन एक जैसा था, दोनों ही प्रकृति को समर्पित थे, दोनों ही पक्षियों की खोज को समर्पित थे। सालिम अली निरंतर भ्रमणशील रहे, घूमते रहे, अखंड यायावर बने रहे। लगातार उनकी यात्राएं रुकी नहीं, बिना रुके ही वो आगे बढ़ते चले गए और यही कारण था कि उनका जो शरीर था वो बहुत कमज़ोर हो गया था। उनको याद करके लगता है कि वे आज भी पक्षियों की खोज में निकले हैं, क्योंकि उनकी अंतहीन यात्रा थी, ऐसी यात्रा थी जिससे कभी लौट कर वापस आने वाले नहीं थे। लेकिन जिस यात्रा पर जाने की उन्हें आदत थी, इसलिए लोगों को आज तक ऐसा लगता है कि सालिम अली शायद आज भी किसी यात्रा में निकले हैं और फिर किसी यात्रा से लौटने के बाद किसी एक नए पक्षी की खोज के साथ वापस लौटेंगे और अभी भी गले में दूरबीन लटकाए वो खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे, क्योंकि उनके अंतिम समय तक उनके गले में वो दूरबीन लटकी रही थी। बेशक कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने उन्हें अपना शिकार बनाया, लेकिन फिर भी अंतिम समय तक उनकी आंखों से वो रोशनी खींच पाने में वो सफल नहीं हुई जिस वो खोज उनके जीवन में थी। वे पक्षियों की खोज में जो निकले थे तो फिर अंतिम समय तक खोजते हुए ही रहे। उनके जीवन से वह खोज कभी समाप्त नहीं हुई। आइए तो कुछ कठिन शब्दों के साथ देखिए, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ के माध्यम से ये सीख देने की कोशिश की गई है कि जो सालिम अली थे वो एक पक्षी विज्ञानी तो थे ही, साथ में प्रकृति से प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने हमें ये सीख दी है कि हमें भी प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखना चाहिए, पक्षियों को पक्षियों की नज़र से देखना चाहिए, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, उसे प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। कठिन शब्दार्थ की चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, हिदायत शब्द मैंने कल भी आपको बताया था। हिदायत का अर्थ होता है निर्देश। नैसर्गिक का अर्थ होता है स्वाभाविक या प्राकृतिक। जटिल का अर्थ होता है कठिन। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक कठिन पहेली बनी रहेंगे। प्रतिरूप का अर्थ होता है बिल्कुल वही रूप, यानी जो लॉरेंस थे, लॉरेंस का ही प्रतिरूप थे सालिम अली। यायावरी का अर्थ होता है घुमक्कड़। अगर आपको याद हो तो लहासा की ओर में भी शब्द का प्रयोग किया गया था। जो हमारे लेखक थे राहुल सांकृत्यायन, या वो भी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे, सारे दिन घूमते रहते थे। अथाह का अर्थ होता है बहुत, यानी विशाल, जिसकी कोई सीमा ही ना हो, क्योंकि सालिम अली का जो जीवन था वो एक टापू की बजाय एक अथाह समुद्र की भांति था। अर्थात उनकी खोज का जो उद्देश्य था वो किसी एक पक्षी तक सीमित नहीं था, अथाह था, यानी कहीं पर भी निकल जाते थे, किसी भी पक्षी की खोज के लिए चल पड़ते थे। सुराग का अर्थ होता है खोज। सालिम अली हमेशा पक्षियों की खोज में लगे रहते थे। गौरैया एक पक्षी थी जिसने सालिम अली की जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया था। सौंधी यानी सुगंधित। बारिश की एक बूंद जब मिट्टी पर पड़ती है तो उसकी जो खुशबू होती है वो सौंधी होती है। समर्पित का अर्थ होता है दिया हुआ। सालिम अली ने अपना पूरा जीवन पक्षियों की खोज को समर्पित कर दिया था। अब बात आती है प्रश्नोत्तर चर्चा की। मैंने कल आपको 4 प्रश्नोत्तर लिखने के लिए दिए थे जो कि हमारे पाठ से ही संबंधित थे, ठीक है। कुछ बच्चों ने अभी भी उनके उत्तर नहीं दिए हैं, कुछ ने दिए हैं, लेकिन सभी के साथ ये उम्मीद रखी जा सकती है कि जो गृह कार्य आपको दिया गया है उसे आपको पूरा करना है। अब आगे के प्रश्नोत्तर की चर्चा करते हैं। इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास कार्य है ये प्रश्नोत्तर वो है। अभ्यास के 4 प्रश्नों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे और बाकी प्रश्न आपको गृह कार्य में दूंगी मैं करने के लिए। आपको इन चारों प्रश्नों के उत्तर यहीं से लिखने हैं, अपनी साफ उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। उसके बाद के जो बाकी प्रश्न हैं आप चाहें तो आप, अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ गए हो तो सीधा साफ कॉपी में लिखिए, अन्यथा उसे रफ कॉपी में लिखिए और जब एड क्यू आर पर उनके उत्तर आ जाएं तो आप जांच करके लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। देखिए अभी अंत में ही मैंने चर्चा की है आपके सामने इस उत्तर की। एक बार सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वो गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पक्षियों के संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए।
अर्थात एक पक्षी ने उनके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। कहाँ वे पक्षियों को मारने के लिए निकले थे और कहाँ वे पक्षियों के खोज में निकल पड़े और पक्षी विज्ञानी ही बन गए, क्योंकि उस घायल गौरैया ने उनके मन को पूरी तरह से द्रवित कर दिया था, उसके प्रति उसके मन में संवेदना को उत्पन्न कर दिया था। दूसरा प्रश्न था बेटा कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई। देखो, सालिम अली जो थे वो एक साधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, लेकिन पर्यावरण की चिंता करते थे, इसलिए पर्यावरण से संबंधित बातें करने के लिए वो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। सालिम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर गए। उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने, पक्षियों की रक्षा, वनों की अंधाधुंध कटाई आदि की बातें उठाई होंगी। उन्हें बताया होगा कि रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों से केरल की साइलेंट वैली को नुकसान पहुंचेगा, वहां की वादी में आने वाले प्रवासी पक्षियों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए उनका अनुरोध लेकर के वो सालिम अली जो थे वो चौधरी चरण सिंह के पास पहुंचे थे। उन्हें ये भी बताया होगा कि अगर वहाँ पर पेड़ों की लगातार कटाई चलेगी तो जो सीधी हवाएं हैं वो सीधी केरल की साइलेंट वैली को प्रभावित करेंगी। अगर हमें पक्षियों की रक्षा करनी है तो हमें वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना होगा। सालिम अली के प्रकृति के प्रति निस्वार्थ प्रेम को देखकर चौधरी चरण सिंह की जो थी वो आंखें भर आई थी। देखो, एक साधारण व्यक्ति का पर्यावरण को लेकर के इतना चिंतित होना चौधरी चरण सिंह के लिए सोच में डालने वाला था, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति के मन में ऐसा प्रेम देख करके वो अचंभित हो गए और उनकी जो आंखें थी वो भर आई थी, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था कि केरल की साइलेंट वैली से पक्षियों को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन क्योंकि वो एक प्रकृति प्रेमी थे इसलिए चौधरी चरण सिंह की जो आंखें थी वो भर आई थी। तीसरा प्रश्न है बेटा, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। देखो, सालिम अली की तरह लॉरेंस भी प्रकृति प्रेमी थे। वे अपने आसपास के पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों तथा पक्षियों के साथ अपना समय बिताया करते थे। देखो, सालिम अली लॉरेंस की तरह ही प्रकृति प्रेमी थे, पक्षी विज्ञानी थे। सारा समय उन्हें पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों में बिताया था, पक्षियों की खोज में बिताया करते थे। वो अपनी छत पर बैठने वाली गौरैया के साथ भी अपना समय बिताया करते थे। इस तरह गौरैया भी लॉरेंस के बारे में बहुत कुछ जान गई होगी। यही कारण रहा होगा कि फ्रीडा ने कहा होगा कि मेरे छत पर बैठने वाली जो गौरैया है वो लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। अर्थात जो अनुभव कभी उसने उसके साथ बांटे थे वही अनुभव लॉरेंस के साथ गौरैया ने भी बांटे होंगे। अगला प्रश्न है, आज से स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जीवन का प्रतिरूप बन गए थे। इसका अर्थ है कि उनका पूरा जीवन लॉरेंस की तरह प्राकृतिक और स्वाभाविक था। दूसरा है कि कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। देखिए, ये बात की गई है सालिम अली के लिए। सालिम अली वह पक्षी है जो सपनों की गोद में जा बसा है, अर्थात उसे अगर हम अपने दिल की धड़कन और जिस्म की हरारत देकर भी जीवित करना चाहें तो वो संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी मरे हुए व्यक्ति को पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। अर्थात सालिम अली जैसे पक्षी प्रेमी को फिर भी दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात सालिम अली जैसा पक्षी विज्ञानी हमें छोड़कर जा चुका है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इसके कहने का मतलब है कि प्रकृति की दुनिया में की जो खोज का उनका उद्देश्य था वो किसी एक पक्षी, एक प्रकृति के किसी एक जीव पर नहीं था, बल्कि उनका जो जीवन था वो एक अथाह था, यानी जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। ऐसे सागर की तरह था, विशाल था उनके जीवन की खोज का उद्देश्य। अर्थात वह बहुत सारे पक्षियों की खोज में जाया करते थे। केवल गौरैया के बारे में ही उन्होंने जानकारी हासिल नहीं की थी, बल्कि और अनेक प्रकार के पक्षियों के बारे में जानना चाहा था और पर्यावरण के बारे में जानना चाहा था। पहले प्रश्न का है कि सालिम अली की तरह लॉरेंस को भी पर्यावरण से बहुत प्यार था और वह उनके ही प्रतिरूप थे। दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि लेखक ने उनकी तुलना एक ऐसे पक्षी से की है जो अपनी जीवन की लंबी यात्रा कर मौत की गोद में सो गया है, और इस पक्षी अर्थात सालिम अली को दूसरे के शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी जीवित नहीं किया जा सकता है। सालिम अली का सपना मौलिक था, नया था, किसी का दिया हुआ नहीं था। यह पक्षी किसी की धड़कनों से जीवित नहीं किया जा सकता था। सालिम जैसा कोई पक्षी प्रेमी नहीं हो सकता। सालिम अली की खोज किसी एक स्थान तक सीमित नहीं रही। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में नहीं बांधा। वे टापू की तरह न होकर सागर की तरह खुले विचार और सोच वाले थे। वे पक्षी और पर्यावरण के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, इसीलिए वो चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे। सालिम अली की खोज किसी एक पक्षी तक सीमित नहीं थी, एक स्थान तक नहीं थी। इन्होंने अपने पूरे जीवन को किसी सीमा में नहीं बांधा, बल्कि टापू की तरह न होकर अथाह सागर की तरह अपने खुले विचारों के साथ, सोच के साथ आगे बढ़े और पक्षियों और पर्यावरण के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए।
तो आइए कुछ मौखिक प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करते हैं कि हमने इस पाठ में क्या पढ़ा। देखो, किस हुजूम की चर्चा की जा रही है। ऐसे हुजूम की चर्चा की जा रही है जिस पर सुनहरे पंखों पर सवार सालिम अली की यात्रा चल रही है, अर्थात सालिम अली सबसे आगे हैं उनमें। यह सफ़र पिछले सफ़रों से भिन्न था। क्यों? देखिए, ये सफ़र पिछले सफ़रों से इसलिए भिन्न था क्योंकि ये जो सफ़र था उस सफ़र से कभी भी लौट कर आने वाले नहीं थे सालिम अली, क्योंकि सालिम अली लंबी लंबी यात्राओं पर जाया करते थे और लौट कर किसी पक्षी की खोज के साथ वापस आते थे। लेकिन इस बार जिस यात्रा पर वो गए थे वह यात्रा कभी समाप्त होने वाली यात्रा नहीं थी, अर्थात अंतहीन यात्रा थी। सालिम अली कहाँ विलीन होने वाले थे? सालिम अली प्रकृति की गोद में विलीन होने वाले थे, क्योंकि प्रकृति से ही जुड़े हुए थे और प्रकृति में ही समाप्त होने वाले थे। सालिम अली के अनुसार लोगों की भूल क्या है? सालिम अनुसार लोगों की भूल है कि वो प्रकृति के नज़ारों को, पहाड़ों को, झरनों को प्रकृति की नज़र से न देख करके आदमी की नज़र से देखने की भूल करते हैं। सालिम अली की मृत्यु किस आयु में हुई थी? सालिम अली की मृत्यु शती की वर्ष तक पहुंचने में था। 100 वर्ष में कुछ ही दिन बाकी थे, अर्थात 100 वर्ष की आयु में ही लगा सकते हैं कि 100 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। और किस बीमारी से हुई थी बेटा? कैंसर से। बर्ड वाचर का अर्थ क्या होता है? बर्ड वाचर का अर्थ होता है पक्षियों की खोज करने वाला। बर्ड मैंने पक्षी, वाचर मैंने देखने वाला। सालिम अली के जीवन में किसका महत्वपूर्ण स्थान था? सालिम अली के जीवन में पक्षियों का महत्वपूर्ण स्थान था, प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान था। लॉरेंस कौन थे? लॉरेंस सालिम अली के जैसे ही एक पक्षी विज्ञानी और पक्षी प्रेमी थे। D.H. लॉरेंस उनका पूरा नाम था। सालिम अली कौन थे? सालिम अली भी एक पक्षी विज्ञानी थे, पक्षी प्रेमी थे, प्रकृति खोजी थे। नैसर्गिक का क्या अर्थ है? देखिए, नैसर्गिक का अर्थ होता है स्वाभाविक, नेचुरल। तो बेटा, एक अनौपचारिक पत्र की चर्चा करते हैं हम इस पाठ में, इस व्याख्यान में। आगे आने वाले व्याख्यानों में भी हम अनौपचारिक पत्र के जो अलग अलग प्रकार थे उनकी चर्चा करेंगे, चाहे वो निमंत्रण हो, चाहे शुभकामना हो, या अनुमति हो, या संवेदना हो। तो सबसे पहले हमने धन्यवाद पत्र लिया है इसमें कि संकट से बचाने वाले राहगीर राम नरेश को धन्यवाद पत्र लिया। इसमें हमने एक धन्यवाद पत्र की चर्चा की है। सबसे पहले अपने पते की जगह लिखेंगे आप परीक्षा भवन, कैखैगै। दिनांक में हम लिखेंगे 29 मई 2020। सबसे पहले संबोधन में हम लिखेंगे, क्योंकि हमें नाम दिया हुआ है तो इसलिए हम नाम लिख रहे हैं कि परम सम्माननीय, सम्मान के योग्य राम नरेश जी, सादर चरण स्पर्श। आदरणीय अंकल जी, मैं सकुशल घर पहुंच गया हूं। रात को आपने बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए उन 4 लुटेरों के चंगुल से मुझे बचा लिया, अन्यथा मेरा सब कुछ लूट लिया गया होता और संभवतः मेरी हत्या भी हो सकती थी। आपने मुझे संकट में देख जैसे ही लुटेरों पर हमला बोला, सभी लुटेरे मुझे छोड़कर जान बचाते हुए भाग खड़े हुए। अगर आप न होते तो आज मैं ये पत्र लिखने के लिए संसार में ही नहीं होता। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे ताकि आप इसी प्रकार संकटग्रस्त लोगों की सहायता करते रहें। मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी यही कामना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। आपका पुत्रवत एबेस है। देखिए बेटा, किसी के प्रति हम अपनी भावना को व्यक्त करें। अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो हम उसे धन्यवाद देते हैं। अगर कोई हमें उपहार देता है तो उसके प्रति हम धन्यवाद देते हैं। अगर कोई हमें किसी चीज़ के लिए मुसीबत से बचाता है तो हम उसे धन्यवाद देते हैं। तो इसी तरीके के पत्र धन्यवाद इत्यादि कहे जाते हैं। देखिए बेटा, ये आपका गृह कार्य है। जो 4 प्रश्नोत्तर की चर्चा मैंने अभी आपके साथ की है उन चारों प्रश्नों को लिखना है। साथ में इन 4 प्रश्नों के उत्तर भी आपको अपनी साफ उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। आपको बताना है इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं कौन सी हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 6ठा कि इस पाठ में लेखक ने सालिम अली का जो चित्र खींचा है उसके बारे में लिखना है, यानी सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि सामने सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए कि जो हमने ये शीर्षक इसे दिया है वो सही भी है या नहीं। कमेंट होना चाहिए आपका इस पे। और अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में आपको अपने इन 4 प्रश्नों में उत्तर में लिखने हैं। ये चारों प्रश्न आपको साफ उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और पिछले 4 जो मैंने आपके साथ चर्चा की है वो भी। यदि आपको कोई कठिनाई हो इन 4 प्रश्नों में तो आप पहले उसे रफ में लिख सकते हैं, ताकि जब एडक्वार साइट पर इसके उत्तर आएंगे तो आप जांच करके उसे अपने सही उत्तर लिख सकते हैं। अब आपकी प्रश्नोत्तर चर्चा जो मैंने आपको कल 4 प्रश्न गृह कार्य में दिए थे कि पहला प्रश्न था कि यह सफ़र अन्य सफ़रों से भिन्न क्यों कहा गया। देखो, अन्य सफ़र से इसलिए भिन्न था क्योंकि जब भी वो निकलते थे तो गले में दूरबीन होती थी और कुछ समय बाद ही उसी तरह गले में दूरबीन लटकाए दुर्लभ जानकारियों के साथ वो लौटते थे। परंतु इस बार वे अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए जा रहे हैं जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। दूसरा प्रश्न था कि लोग प्रकृति को किन नज़रों से देखते हैं और क्यों। लोग प्रकृति को, पहाड़ों को, झरनों को, जंगलों को, पक्षियों को अपनी अपनी नज़र से देखते हैं और वे इनके होने में अपना भला बुरा, अपना सुख दुख, अपना हानि लाभ देखते हैं।
वृंदावन में सुबह सवेरे क्या अनुभूति होती है? वृंदावन में सुबह सुबह सूरज निकलने पर ऐसा अनुभव होता है मानो अभी अभी कहीं से कन्हैया आ जाएगा और मनमोहक वंशी का स्वर सुनकर सबके कदम रुक जाएंगे। सालिम अली की मृत्यु कितने समय तक जिए और उनकी मृत्यु कैसे हुई? सालिम अली 100 वर्ष तक लंबी आयु जिए। उन्होंने जीवन भर यात्राएं की जिसके कारण वे कमज़ोर हो गए। अंत में कैंसर उनकी मौत का कारण बना। देखिए, ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और इनकी व्याख्यान यानी जो इससे संबंधित एक दोहराई व्याख्यान है उसकी चर्चा हम कल वाले व्याख्यान में करेंगे। पाठ के दोनों व्याख्यानों से संबंधित जो भी बातें आज और कल मैंने बताई थी उसी की चर्चा होगी, साथ में प्रश्नोत्तर चर्चा होगी, शब्दार्थों की चर्चा होगी। उसके बाद फिर कल आपको एक असाइनमेंट एडक्वार्क साइट पर मिलेगा जिसे आपको अपनी रफ कॉपी में करना है। बाद में जब एडक्वार्क साइट पर उसके उत्तर आएंगे तो आप उसे पेयर आउट कर सकते हैं। मिलेंगे कल के व्याख्यान में। धन्यवाद।